बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान की मुकम्मल सियासत मुज़ाकरात की तीसरी नशिस्त के गिर्द घूम रही है। बट एक तरफ जब मैं पॉजिटिव होता हूँ, होपफुल होता हूँ कि प्रॉब्ली इन मुज़ाकरात से जमहूरियत को, पाकिस्तान की जमहूरियत और सियासत को कुछ तक़वियत मिलेगी। एट द सेम टाइम जब मैं नेशनल असम्बली या सेनेट के इजलास की जानिब नज़र डालता हूँ और वहाँ पर जो तकारीर और जो एहतजाज और एक दूसरे के ऊपर जुमले कसते हुए हुकूमती और अपोजिशन के अरकान नज़र आते हैं, वहाँ से थोड़ा सा डिसअपॉइंट सा हो जाता हूँ कि पता नहीं ये सिर्फ आपको और मुझे दिखाने के लिए मुज़ाकरात हैं या इवेंचुअली वाकई में हुकूमत और अपोजिशन क्या सीरियस भी है आपके और मेरे मसाइल को हल करने के लिए। बट एट द सेम टाइम दोनों जानिब से पॉजिटिव एनर्जी भी दिखाई देती है। गुफ्तगू जब सुनते हैं कुछ सीरियस लोगों की तो लगता है कि मुज़ाकरात में कुछ ना कुछ ब्रेक थ्रू कल पॉसिबल है। बैरिस्टर गौहर साहब ने भी यही फरमाया आज के अगर दोनों तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एंड PMLN अगर कुछ संजीदगी दिखाई जाती है तो मुज़ाकरात आगे चल सकते हैं, मामलात आगे बढ़ सकते हैं। बैरिस्टर गौहर साहब ने आज क्या फरमाया, जरा सुनिएगा। देखिए, खान साहब के खिलाफ जितने केसेस बनवा सकते थे वो बनाए गए। आई थिंक टाइम इज अब। खान साहब ने कोई गलत नहीं किया, खान साहब ने कोई जुर्म नहीं किया। वो सियासी कैदी और सियासी कैदी की रिहाई अब होनी चाहिए। बैरिस्टर गौहर साहब की आपने गुफ्तगू सुनी और दूसरी जानिब सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब PMLN से मुज़ाकराती कमेटी के रुकन है, सीनियर पॉलिटिशियन हैं, उन्होंने भी कुछ इससे मिलती जुलती गुफ्तगू की कि अगर संजीदगी दिखाई जाती है तो मामलात आगे चल भी सकते हैं। अभी तक जो कुछ हो रहा था वो बातचीत हो रही थी हमारी आपस में। मुज़ाकरात इंशाल्लाह कल शुरू होंगे जब उनकी जो मुतालबात की बाज़ाब्ता तहरीरी फहरिस्त है वो हमारे सामने आएगी और फिर उससे संजीदा तबादला ख्याल इंशाल्लाह शुरू होगा। एट द सेम टाइम हमारे कलीग हैं ज़ुबैर अली खान साहब, उनकी आज एक खबर है और अब से कुछ देर पहले की खबर है कि मुज़ाकराती कमेटी जो है कहीं पर उन्होंने एक सजेशन फ्लोट की है इमरान खान साहब के सामने कि ये मुज़ाकरात को आगे लेकर चलने के लिए अगर हम एक मुतालबे से कुछ देर के लिए पीछे हट जाएं या कुछ थोड़ा सा उस पर वज़न कम डालें, उस मुतालबे के ऊपर उस डिमांड को थोड़ा सा मैलो डाउन कर लें तो मामलात आगे चल सकते हैं। और वो अकॉर्डिंग टू ज़ुबैर अली खान खबर वो खबर है कि अगर जुडिशल कमीशन की डिमांड से भी थोड़ा सा उसको प्रोलॉन्ग कर लिया जाए, थोड़ा सा डिले कर लिया जाए और जो कैदी हैं उनकी रिहाइयों के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाए। और मेरी इत्तलात ये है, ज़ुबैर साहब की खबर है, मैं इसको रिफ्यूट नहीं कर रहा, लेकिन ऑब्वियसली जब ये खबर आई तो बड़ी खबर थी, मैंने भी इसको क्रॉस चेक किया कुछ रेफरेंसेस से, तो इस तरह की कोई इत्तलात मुझे तो नहीं मिली। बहरहाल कल के मुज़ाकरात में क्या होने जा रहा है, हाउ पॉजिटिव एंड होपफुल PMLN एंड PTI आर, उसके ऊपर बात करते हैं। मेरे साथ स्टूडियोज़ में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जनाब उमैर न्याज़ी साहब मौजूद है। उमैर साहब, थैंक यू वेरी मच योर टाइम, थैंक यू। और कुछ ही देर में हमें बैरिस्टर अकील साहब DSNG पे वीडियो लिंक के ऊपर ज्वाइन करेंगे। उमैर साहब, किस हद तक आप लोग पॉजिटिव हैं PMLN के रवैये को देखकर कि कल मुज़ाकरात में कोई ब्रेक थ्रू पॉसिबल है? अच्छा जी साकिब भाई, जिस आप देख रहे हैं रवैया तो इनका मेरे लिए भी, जैसा मैं फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी देखा और बाहर की भी तकरीरें इनकी सुनी हैं, जगह जगह जो जैसा की सजेशन और ताने कसे जा रहे हैं, उससे लग रहा है कि नून लीग ख़ास तौर पे परेशान है। मुज़ाकरात बैठ गई है मुज़ाकरात में, मगर उन्हें शायद कोई अपनी चीज़ जाती हुई अपने हाथ से बैठ गई, बिठा दिया गया। अब ये देखें, ये तो फैक्टर्स देखने पड़ेंगे, मगर उन्हें मतलब मजबूर लग रहे हैं जिस स्टेट ऑफ माइंड के साथ वो चल रहे हैं। मतलब डिफेंस मिनिस्टर का फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहना कि इससे कुछ नहीं निकले, हालांकि देखें तीसरी नशिस्त है और अभी तक फॉर्मली कोई उस तरह की डिबेट तो ओपन ही नहीं हुई कि आया ये मुतालबात पे अमल हो सकता है, नहीं हो सकता, अगर कमीशन बनने उनके क्या TORs होंगे, मतलब उनसे पहले ही उन्होंने कैसे भांप लिया। तो बेसिकली लग रहा है कि वो किसी तरह से इन मुज़ाकरात से खिसकना चाह रहे हैं मगर खिसक पा नहीं रहे। और एजेंडा पे आपके वही है कि कमीशन एंड कैदी, सियासी कैदियों की रिहाई। बिल्कुल, और उसमें बड़ी क्लैरिटी के साथ है। देखें, इमरान खान साहब ने देखें बड़ा वाइजली इस चीज़ को टैकल किया है। देखें, जिस वक्त खान साहब ने ऐलान किया, एक कमेटी बनाई और 2 एजेंडा, नुकाती एजेंडा ये बहुत पहले दे दिए थे, उस वक्त का माहौल बहुत और था। देखिए, ताज़ा 26 नवंबर हुआ था, लोगों में गम व गुस्सा था, एक शदीद रिएक्शन का ख़तरा था। खान साहब ने उस गुस्से को चैनलाइज किया और गवर्नमेंट को फोरम दिया है कि जो गलती, जो खून की होली 26 नवंबर को खेली गई उसका मदावा होना चाहिए। और मेरे ख्याल से गवर्नमेंट, क्योंकि देखें इसकी फुली रिस्पॉन्सिबल थी। अगर देखें मॉडल टाउन में अगर इन कातिलों का उस वक्त की जो कमीशन की रिपोर्ट थी उस पर अमल हो जाता, उन सिफारशात पे अमल हो जाता, तो मैं समझता हूँ ये गोली दोबारा ना चलती। मगर देखें हमने वो गलती की तो आज हम उस स्टेज पे दोबारा खड़े। जो एट दैट टाइम रिस्पॉन्सिबल ठहराए जाते हैं ना सानिया मॉडल टाउन के, वो आजकल बहुत की पोजीशंस पे हैं।
जो रिस्पॉन्सिबल ठहराए जाते और हैं। वही मोडस ऑपरेंडाई किया गया। देखिए हैरान कौन होता अगर ये कोई फार फ्लंग एरिया में होता। देखिए ये इतना दीदा दलेरी से किया गया कैपिटल में, और डार्कनेस करके, मतलब आप देखें, मतलब उस दिन का माहौल देखें। 13 तो वो लाशें हैं जो शहीद हुए हैं जो दिन के वाक़े हैं, बाद के वाक़यात चीज़ें हैं। देखें कौन इस तरह करता है और अपने सिटीज़न के साथ। तो मेरे ख्याल से इसको इंक्वायर करना चाहिए। हमारा ये इंटरनल मसला है, ये इंटरनली रिजॉल्व हो सकता है। जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस पर फिक्स की आई जाए। वुड लाइक टू ऐड टू दैट, जिस तरह आपने फरमाया कि ये इंटरनल मैटर है, इसको इंटरनली ही सॉर्ट आउट होना चाहिए। जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर 9th में का इल्ज़ाम लगता रहा ना थ्रू आउट, और एक सियासी जमात स्पेसिफिकली PMLN एंड पीपल्स पार्टी, ये लोग नैरेटिव बनाते रहे उसके ऊपर। इसी तरह गवर्नमेंट के ऊपर भी 26 नवंबर का एक इल्ज़ाम आ गया। आप गवर्नमेंट हैं, आपके पास जुडिशल कमीशन बनाने की पास भी हैं, और यही आपको बार बार ऑफर भी किया जा रहा है कि जुडिशल कमीशन बनाइए, जो भी आपके ऊपर इल्ज़ाम है जुडिशल कमीशन की फाइंडिंग ऑब्वियसली सामने आ जाएगी। और इतना आपको मुझे पाकिस्तानियों को, तो दो बहुत सारे फ्लॉज भी हैं हमारी जुडिशरी के अंदर, लेकिन आपको मुझे पाकिस्तानियों को इतना एतमाद तो है कि यार जुडिशल कमीशन बनेगा तो दूध का दूध और पानी का। इसमें जी मैं एक बात ऐड करूंगा। देखें हमने कोई पीपल्स पार्टी की तरह ये नहीं कहा कि स्कॉटलैंड यार्ड का कमीशन बनाएं या कोई यूनाइटेड नेशन के तहत कमीशन बनाएं। हम आपके अपने अपने मुल्क के कानून के तहत एक प्रोविज़न है, पब्लिक इंटरेस्ट का मामला है, उसमें कमीशन बनाए। इसमें मेरे ख्याल से ना देर होनी चाहिए, और इसके TORs वेल थ्रेश्ड आउट होने चाहिए, और जो अल्टीमेट रिजल्ट हो वो दोनों साइड को कबूल करना चाहिए। फॉर सम टाइम लेट्स फॉरगेट दैट यू रिप्रेजेंट PTI, फॉर 2 मिनट के लिए हम इसको साइड पर रख देते हैं, बीइंग पाकिस्तानी बात करते हैं। डू यू थिंक कि इस टाइम के ऊपर मुज़ाकरात पाकिस्तान की ज़रूरत है? देखिए मैं समझता हूँ बिल्कुल ज़रूरत है, क्योंकि देखें हाँ इस स्टेज पे हम आ गए हैं। देखें इमरान खान सियासत से कितने अरसे से बाहर है, इस अप्रैल में 3 साल हो जाएंगे। अब आप नून लीग से बात करें, पीपल्स पार्टी से बात करें, वो हर चीज़ का इल्ज़ाम किसको देंगे? इमरान खान को। हालांकि आपको 3 साल की गवर्नेंस मिली है, उससे पहले का टाइम पीरियड अलग, उसकी बात नहीं करते, मगर आप अपनी बेस्ट एफर्ट के बावजूद मुल्क को इकोनॉमिक क्राइसिस से नहीं निकाल सके। आज जो भी अदादो शुमार हैं आपकी हवा में खड़े हैं। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग देखें वो कॉन्ट्रैक्ट हो गई, आपकी इंटरनेट की वजह से 1.5 बिलियन का तो लॉस आप कह ही रहे हैं, मगर जो आपका बिजनेस इस वक्त इंडिया और दूसरे ममालिक को जा रहा है जो परमानेंट छिन गया आपसे, कोई आपको पता ही नहीं है। फिर जो एग्रीकल्चर सेक्टर जो पिछले साल 6% पे ग्रो किया था आपकी गलत पॉलिसी की वजह से, उसकी भी आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी तक नहीं फिक्स की। जो यूक्रेन से गंदम इम्पोर्ट की, इस दफ़ा गंदम काश्त ही नहीं हो रही, तो आपका एग्रीकल्चर भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, कहीं भी आपको कोई क्वेश्चन नहीं मिल रहा। फिर बिजली की प्राइसेस देख लें, 45 रुपए का आप यूनिट बेच रहे हैं, और जुल्म की इंतहा ये कि उसमें 17 रुपए आप किस चीज़ के दे रहे हैं? कैपेसिटी चार्जेस के, 20 रुपए, और 20 रुपए आप दे रहे हैं टैक्सेस के। और इस तरह के हालात में क्या आपकी टेक्सटाइल बांग्लादेश के साथ कर सकती है कंपीट? तो आपके ऑर्डर्स तो बाहर चले गए, तो फिर टेक्सटाइल ओनर ने क्या करना है? इस सूरत हाल में देखें ये टॉक्स ने एक ब्रॉडर मौका फराम किया। ये कोई बेसिकली PTI या नून लीग के टॉक्स नहीं है, ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ऑन बोर्ड है। इस वक्त मुल्क की सही समत का तयन हो सकता है। देखें अल्टीमेटली जो मैं समझता हूँ, जिस चीज़ का मुस्लिम लीग नून को भी खौफ है, जिस वजह से ये ऐसी बातें कर रहे हैं, कि ये टॉक्स चलेंगी और ये टॉक्स नए आने वाले इलेक्शन का रास्ता हमवार करेंगे। सो दैट इज PTI की प्लानिंग ये है कि इवेंचुअली इन्हीं टॉक से अगले इलेक्शन का रास्ता भी निकलना है। मैं तो यही समझता हूँ कि इसी से निकलेगा। अदरवाइज़ देखें पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आ सकती, जिस हद तक चली गई हैं। देखें पॉलिटिकल पार्टीज, आपने खुद 8 फरवरी का इलेक्शन कवर किया, देखें PTI को छोड़ दें, देखें अवाम में एक गम गुस्सा है, अवाम एलिनेटेड फील कर रही है कि मैंने वोट डाला था वो क्यों नहीं अकाउंट फॉर हुआ। PTI के कैंडिडेट को छोड़ दें, उसने तो कुर्बानी दे दी, वो तो सीट उससे चली गई, दूसरा आके बैठ गया। अब चले वो आके बैठ गया, जो जस्टिफाइड नहीं है वो बंदा रोज़ के रोज़ वो समझे अपने उस हल्के वालों के मुंह चढ़ा रहा है कि देखो तुमने मुझे वोट भी नहीं दिया, मैं इस कुर्सी पर बैठ गया, मुझे तुम्हारी नहीं दे सकता। अभी ऑफ द रिकॉर्ड डिस्कशंस होती हैं, एक MNA साहब हैं वो बर्मला ये कोट करते हैं कि भाई मैं ਤੁਹਾਡੇ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ नहीं आया, मेरे को कम नहीं होना, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ नहीं आया, मैं ਜਦੋਂ आया ਤੁਹਾਨੂੰ भी पता है। तो फिर तो जब आप बर्मला यूँ अपने वोटर को करेंगे, जिनको वोट डला हुआ है, वो उनके दरवाजे पे जाके रोए पिटेंगे ना कि भाई हमने तो तुम्हें वोट दिया था, कम से कम तुम ही शोर मचाओ इसके ऊपर आकर। तो अब यही एफर्ट होनी चाहिए। देखें जमहूरियत को सब ने मिलकर मजबूत करना है। ये कोई जमहूरियत PTI का पौधा नहीं है, इस रियासत का पौधा है। रियासत ने उसको तनावर बनाना है, और इसमें तमाम इदारों को अपना रोल अदा करना पड़ेगा। और वो रोल किस तरह से अदा होगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन मैंडेट है आपको, उसके हदूद में सबको आना पड़ेगा। KP में आप लोगों की गवर्नमेंट है, रिसेंटली KP में एक फुटेजेस भी आई हैं कि तमाम पॉलिटिकल लीडर्स की आर्मी चीफ से भी मुलाकातें हुई हैं। ऑब्वियसली वो फोकस था
वॉर एंड टेररिज्म और जो दहशतगर्दी वहाँ पर और बदअमनी एंड एवरीथिंग, उस मीटिंग से कोई पॉजिटिव वाइब आई है आपको? देखिए अभी तो देखिए पॉलिटिकल फोर्सेस कभी भी आइसोलेशन में तो काम नहीं कर सकती, लेकिन चाहे आर्मी हो या डिफरेंट इदारे हैं, उनका इंटरेक्शन होता है डिफरेंट लेवल पे और होना भी चाहिए। और देखें किसी के साथ पर्सनालिटी क्लैश बना दें वो भी पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि एक अच्छा मौका मिला है KPK की गवर्नमेंट को, जिस तरह देखें पहले भी विजिट हुआ था जब आप पेशावर की पुलिस लाइन धमाके की बात दे रहे हैं, तभी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ गए थे, प्राइम मिनिस्टर गए थे, मगर क्या उस वक्त की कमिटमेंट्स पूरी हुई KPK प्रोविंस के साथ? नॉट सो फार। तो बेसिकली करना है कि टॉक्स भी हो रही हैं, मगर अपने सूबे को अगर KPK की हद तक की बात करें उसे एम्पावर भी करना है। देखिए पुलिस से आप एक्सपेक्ट करें कि जी वो पारा चनार की दहशतगर्दी को कंट्रोल करेंगे, वो नहीं कर सकते। नहीं, उसके अलावा आपके मुल्क में अमरीकी असाख का असला आ गया है, नाइट विजन का असला है। एक आम सिपाही जिसकी गन भी फंसती है, ठीक है ना, वो एक बुलेट मारेगा, दूसरा वो फायर ही नहीं कर सकेगा, तो वो कैसे मुकाबला करेगा? आपको इक्विप करना पड़ेगा। और ओवरऑल जो बॉर्डर्स की सूरत हाल है, अब जितना इंडिया का रोल आ गया है, इन सारी चीज़ों को रिविजिट करना पड़ेगा। कल के मुज़ाकरात में जो मुझे आपकी गुफ्तगू से अभी तक समझ आया, कल के मुज़ाकरात में PTI ओपन माइंडेड जारी है, ऑप्शंस ओपन रख के जारी है कि यार हमें इनको लेकर आगे चलना है मुज़ाकरात को। मेरे ख्याल से PTI तो काफ़ी जो है ना पॉजिटिवली जा रही है। और देखें मुज़ाकरात में उन्होंने ना अपना कोई टाइम टेबल को फैलाया है, बंदा कहे कि जी और टेबल पे ज़्यादा चीज़ें, 2 मिनिमम चीज़ें लेके जा रही है। और मेरे ख्याल से इन चीज़ों को रिजॉल्व करना बहुत ही आसान है अगर नीयत हो, और आगे का रास्ता भी खुल सकता है। और एट द सेम टाइम आपका विद इन असेंबली एहतजाज भी जारी है। देखिए वो एहतजाज भी ज़रूरी है। देखिए असेंबली को नून लीग समझती है कि शायद PTI वाले क्लासरूम में आए हुए हैं, ये अच्छे बच्चों की तरह आए, इन पे तनकीद हो, ये तनकीद सुने, वो जो मर्जी झूठ बोलते रहे, उसको रिस्पॉन्ड ना करें, तो ऐसे तो नहीं होता। देखें असेंबली ज़रूर पार्टिसिपेट करेंगे, चलाएंगे, मगर देखें कोरम पूरा करना हमारी जिम्मेदारी तो नहीं है। जब आप इंटरेस्टेड ही नहीं है, कल भी आपका कोरम पूरा नहीं था, आज भी आपका कोरम पूरा नहीं था, और आप गिला कर रहे हैं हम पे कि आप कोरम पॉइंट आउट क्यों करते हैं। फिर देखें वज़ीर हमने लाने हैं, वज़ीर एक जमात के हैं, वज़ीरों में से कोई वज़ीर आने को तैयार नहीं है। तो ये कैसी गवर्नमेंट है कि एक पार्लिमानी सेक्रेटरी तमाम सवालों के जवाब देगा, जिसका डोमेन ही नहीं है, जिसको कोई पता नहीं है उसे सवाल क्या किया जा रहा है, वो जवाब क्या दे रहा है। तो ये तो सीरियस रीसेंट प्रोसीडिंग में असेंबली खुद कवर करने जाता हूँ, रीसेंट प्रोसीडिंग देख के तो लगता ये है कि पाकिस्तान के मसाइल तमाम तर हल हो चुके हैं, कोई सवाल जवाब हो ही नहीं रहा, कोई क्वेश्चन आंसर होता ही नहीं। लगता है कि सब अच्छा है, पाकिस्तान में दूध और शहद की नहरें बह रही हैं, पाकिस्तानी बहुत बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वो बिल्कुल मायोपिक सोच हो गई है। देखें हम अपने फ्रंटियर्स को तो चले बात कर लें ओवरऑल दहशतगर्दी की, मगर देखें बहुत सारे वसाइल हैं जो हम बरूए कार ही नहीं ला रहे। असेंबली ऐसा फ्लोर है जिस पर डिस्कशन की जा रही है, आपके आबी वसाइल हो गए, दूसरे वसाइल हो गए, मादनियात हो रही, कोई पॉलिसी नहीं। मुझे बड़ा अच्छा लगा कल आप ही के जमात के एमएनए शफकत अवान साहब, उनका कोई क्लिप मुझे किसी ने भेजा, वो ज़राअत पे बात कर रहे थे, तो वो मेरे रीजन की भी बात कर रहे थे कि फ़लाँ रीजन में ठेका इतना था ज़मीन का लास्ट ईयर तक, उससे पिछले साल इतना था, और अब वही ठेका जो 1.5 लाख था वो 50,000 पे आ गया। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि कम से कम जो हमारे बुनियादी मसाइल हैं ज़मींदारों के और पंजाबियों के, पाकिस्तानियों के, उनके ऊपर कोई बंदा बात तो कर रहा है। दीज आर द काइंड ऑफ डिबेट जो हमें असेंबली में लाने की ज़रूरत है। और जब आप उसके ऊपर वापस आप उस डिबेट को थोड़ा फैलाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी जो गंदम इम्पोर्ट हुई थी उसने ज़मींदार का और पंजाब का और फिर ज़राअत का किस हद तक नुकसान किया। बेशक जिस तरह आप खुद भी कह रहे थे कि कोई ज़मींदार जो है, मैं अपने गांव की बात कर सकता हूँ, कोई 60% लैंड जो है वो या तो उन्होंने वो ऑल्टरनेट क्रॉप्स पे चले गए हैं, गंदम की तरफ लोग जा ही नहीं रहे क्योंकि पता है पैना ने फिर इंपोर्ट कर लेनी है, साड़ा बड़ा गर्क कर लेना। देखें अब सरप्लस इधर होना हमारे मुल्क में जुर्म बन गया है। देखिए कोई चीज़ का सरप्लस उसकी मैनेजमेंट गवर्नमेंट ने करनी है। देखें इंडिया आपके साथ बैठे, उसके कम से कम ज़राअत से सीख ले। उनका एक सियासतदान आया, ठीक है, उनका प्रकाश सिंह बादल, ठीक है, सिख चीफ मिनिस्टर आया, उसने 10 ईयर में इंडिया को ट्रांसफॉर्म कर दिया। आज उनका पंजाब उनकी जो है ना 70% जो है ना खुराक की रिक्वायरमेंट पूछ रहा है, और उनका पंजाब हमारे पंजाब से छोटा है, और उनकी सीड की 90% रिक्वायरमेंट पूरी करता है। क्यों करता है? कॉर्पोरेट फार्मिंग लेके आए। उनके अमोल देखें क्या है, कॉर्पोरेट फार्मिंग पे बेस्ड है ना। आज उन्हें ज़रूरत ही नहीं किसी इदारे की, वो खुद अपनी मैनेज करते हैं और चीज़ों को बेच रहे हैं। उन्होंने कौन का सरप्लस हो जाए, किसी चीज़ का सरप्लस हो जाए, क्या है, उससे एथनॉल में कन्वर्ट कर लेते हैं। उनकी गाड़ियाँ तक एथनॉल पे चल रही हैं। मतलब अपना वो इतने कॉन्शियस हैं कि हमने अपना पेट्रोल का बिल कम करना है, इम्पोर्ट का बिल कम करना है, मगर हमारी उस तरह की कोई पॉलिसी नहीं बनती। नाज़रीन एक छोटा सा मुझे ब्रेक लेना है, मेरे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। उमैर न्याजी साहब मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आपके आने से पहले हम यही डिस्कस कर रहे थे कि कल के मुज़ाकरात, वैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो बड़ा ओपन माइंड के साथ कल के थर्ड सिटिंग में जारी है कि दे आर ओपन के कोई सजेशंस हैं वो डिस्कस की जानी चाहिए, डेमोक्रेसी को एम्पावर करने के लिए, पॉलिटिक्स को केओस से निकालने के लिए आगे चलना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा। लेकिन एट द सेम टाइम ख्वाजा आसिफ साहब की स्टेटमेंट भी अंडर डिस्कशन आती है कि इन मुज़ाकरात में से कुछ नहीं निकलेगा। हाउ पॉजिटिव आर यू? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साकिब साहब बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे पहली बात है कि ख्वाजा आसिफ साहब ने तो कसमन ये बात कर दी और हल्फन ये बात कर दी कि वो मुज़ाकरात के हक़ में हैं, और उन पे ये जो एक एलिगेशन लगाया जाता है जो बेबुनियाद है, जिसकी कोई जो है हकीकत से जिसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। शायद PTI वाले या इनकी मुज़ाकराती कमेटी जो है ये ख़ुद ही तमाम तर इस मुज़ाकरात के अमल को सबताज करना चाहते हैं, और बिल्कुल कोशां भी हैं कि किसी न किसी तरह सबताज हो जाए। हम तो बड़े क्लियर है कि हम पाकिस्तान की खातिर, पाकिस्तानी अवाम की खातिर, पाकिस्तानी कौम की खातिर इन मुज़ाकरात के साथ जुड़े हैं और बेहतरी की राह निकालने के लिए जुड़े हैं। इनके चेयरमैन तो होपफुल हैं, लेकिन इनकी पार्टी के जो बानी हैं या दीगर जो लोग हैं उनकी स्टेटमेंट्स अगर आप सुने तो बड़ी आप भी मज़े का खेज़ आपको बात लगेगी कि एक तरफ तो कहा जाता है कि हम इनसे डिमांड करते हैं, हमारा मुतालबा है कि 9 मई का कमीशन बना दें, 26 नवंबर का कमीशन बना दें, एंड देन एट द सेम टाइम विद इन द सेम ब्रेथ ये एक एलिगेशन फिर लगाया जाता है और उसी चीज़ को, अपनी बात को रीट्रेट करते हुए ये कहते हैं कि जी 9 मई का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। मतलब इतना एक जो एविडेंस है, जो एक इतनी तादाद में मौजूद है, जो एमेचर वीडियोस हैं, जो CCTV जो इनकी डिमांड थी वो भी CCTV सामने आ चुका है मंजर आम पे, तो उसके बावजूद भी अगर ये चाहते हैं तो फिर जाहिर बात है कि उसके कोई ना कोई TORs होंगे, कोई कितना आसान है ना, कितना यहाँ पे कितना आसान है ना, कोई एलिगेशन आपकी जात पे लगता है। 9th में PTI के ऊपर एलिगेशन था, 26 नवंबर आके एलिगेशन है गवर्नमेंट के ऊपर, जुडिशियल कमीशन बना दिया जाए। ये तो कोई साकिब साहब, आई टेक एन एक्सेप्शन टू दिस। नहीं, आई टेक एन एक्सेप्शन टू दिस बिकॉज़ ये एलिगेशन, मैं आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। यहाँ पे एलिगेशन नहीं लगाई जा रही, यहाँ पे इनके सूबे के जो CM साहब हैं KPK के, अली मीन गंडापुर साहब, उन्होंने कल एक शो में कहा और आपकी नज़रों से भी गुजरा होगा, उन्होंने कहा कि भाई मैं इनको डिसओन नहीं कर सकता, ये मेरे ही लोग थे जो वहाँ पे गए थे, जो वीडियोज़ में नज़र आ रहे हैं, जो झंडे साथ लेके जा रहे हैं, जो गले में 3 रंग का जो झंडा गले में डाला हुआ है वो नज़र आ रहे हैं, जो लीडरान इनके साथ गए थे मुख्तलिफ मकामात पे वो नज़र आ रहे हैं। तो देयर इज़ नथिंग डिनाइंग कि ये लोग नहीं गए तो थे। ये कोई AI जनरेटेड इमेजेस तो नहीं है, ये वीडियोस तो नहीं है। I second you on that. I totally agree. I second you on that. जस्ट लाइक दैट कि आप कह रहे हैं कितने एविडेंस भी हैं। 26 नवंबर का एविडेंस तो अभी हमारे पास कोई नहीं है, वीडियो स्टूडियो वगैरह नहीं आई हमारे पास 26 नवंबर की। सर, जुडिशियल कमीशन बना देने में क्या मजाक है? देखिए, मैं बड़ा क्लियर हूँ इस चीज़ पे कि जुडिशियल कमीशन बनाना हुकूमत का काम है। दिस इज़ द प्रेरोगेटिव एंड द एब्सोल्यूट डोमेन ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट। इंक्वायरीज ऑफ कमीशन एक्ट के हवाले से अगर आप देखें तो कमीशन बनाना हमारा इस्तेकाक है, हमारा काम है, और हम उससे कोई डिनाई नहीं कर रहे कि कमीशन नहीं बनेगा या नहीं बनाएंगे या व्हाट्सएवर। यहाँ पे तो ये बात की जाती कि कल की जो मुलाकात में अगर कमीशन ना बना तो फिर मुज़ाकरात आगे नहीं होंगे। इतनी रिजिड या रिजिडिटी के साथ जो है, ये एक स्टेटेड पोजीशन के साथ आइदर माय वे और द हाईवे वाली सिचुएशन ये नहीं होनी चाहिए। थोड़ा सा एक फ्लेक्सिबिलिटी आप शो करें तो मुझे तो लेके जाना चाहिए। बनता दिखा मैं उस बिल्कुल फ्लेक्सिबिलिटी उमैर साहब के पास जाने से पहले मैं थोड़ी सी ये बात कर दूं कि ये इनकी कमेटी के मेंबरान ने हमारी कमेटी के मेंबरान को, जो हुकूमत की रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, जो हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहे हैं, उनको कन्विंस करना है कि व्हाई वी शुड फॉर्म अ कमीशन ऑन विद देयर रीजनिंग। तो बेहतर है कि आप लोग कन्विंस कर पाएंगे इंशाल्लाह ताला। कल पूरी जो भी डिस्कशन होगी, एक तो इन राइटिंग मुतालबात देंगे और इस चीज़ पे कन्विंस भी करेंगे। फिर बॉल इनके कोर्ट में है कि अगली अगर ये नशिस्त चाहते हैं कि चौथी नशिस्त हो तो उससे पहले ज़ाहिरी बात है ये अपना माइंड डिस्क्लोज करेंगे। अगर तो वो फेवरेबल हुआ आउटकम तो ठीक है, बात आगे चलेगी, वरना जैसा से आप लोगों को राइटिंग में कुछ इनसे भी चाहिए, PMLN से भी चाहिए। हमें क्या चाहिए बुनियादी तौर पे तो देखें, हमने अपनी डिमांड रख ली हैं, ठीक है। अब ये देखें इन्होंने अपनी आगे दिखाना है कि इनका कितना मैंडेट है, कितनी इनके पास फ्लेक्सिबिलिटी है। ये देखें पॉलिटिकल पार्टी है ना, इन्होंने भी पॉलिटिकली सोचना है। अगर ये भी रिजिड माइंड के साथ जाएंगे कि नहीं इसमें हम इम्प्लिकेट होते हैं, हम ये चीज़ नहीं करेंगे, 26 नवंबर हमारे गले पड़ जाएगा, तो फिर बात अदरवाइज जाएगी।
मिनिस्टर साहब, आई नो दैट यू आर डेमोक्रेट एट हार्ट, बड़ा अच्छा लगता है कि जब बहुत सारी एक्सेप्शंस आप लेके उसको एडमिट भी कर लेते हैं। कल एजाज चौधरी साहब के प्रोडक्शन ऑर्डर के बावजूद सेनेट में नहीं लाया गया, सर वो किसके एंड पे फ्लॉ है, किसके एंड पे झोल हुआ है? कल कुछ समझ आई गवर्नमेंट को? देखिए, राय साहब, मैंने कल भी ये जिक्र किया कि पार्लियामेंट का, पार्लियामेंटेरियंस का इस्तेकाक है और रूल्स ऑफ बिज़नेस में या हमारे जो प्रिविलेजेस हैं, मैं उस हवाले से भी कहूँ कि जब एक सिटिंग एमएनए या सिटिंग सेनेटर जो है वो अगर किसी केस में सज़ा नहीं हुई उसको, और अगर किसी केस में पाबंद सलासिल है तो उसको पेश होना चाहिए। इसी हवाले से जो है चेयरमैन सेनेट साहब ने भी प्रोडक्शन ऑर्डर का लिखा और प्रोडक्शन ऑर्डर जारी भी किए। अनलाइक पीटीआई के जो अपने दौर हुकूमत में प्रोडक्शन ऑर्डर तक जारी नहीं करती थी, हमने तो यहाँ पे हाजी इम्तियाज़ साहब के भी जारी किए और उनकी प्रेजेंस को भी इंश्योर किया। ये गवाह हैं, मेरे भाई भी हैं, मेरे कॉलीग भी हैं, बैरिस्टर उमैर नियाज़ी साहब, ये भी आपको तस्दीक करेंगे इस बात की। जहाँ तक ये हुई चौधरी एजाज साहब की बात, तो उसमें एक सिक्योरिटी के हवाले से एक ख़त ज़रूर आया है जेल सुपरिटेंडेंट की तरफ से, और उन्होंने कोई आउटराइटली डिनाई नहीं किया। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि क्योंकि वो इन ऐसे केसेस में मुलविस हैं और हम बिल्कुल ये डिनाई नहीं करते कि उनको पेश नहीं करना या ऐसा कोई मामला है, सिर्फ ये है कि सूबे की हुकूमत हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करे और वो तमाम तर लवाजमात पूरे करे। उसमें कोई एक गाड़ी भी है जो एक स्पेसिफिक गाड़ी जिसमें लाया जाता है। Just to add, Barrister, are we talking about Senator Ejaz Chaudhry साहब? Are we talking about him? जी, ओके, आई थॉट कि बहुत कोई हाई प्रोफाइल शायद टेररिस्ट हैं कि जिनके लिए सिक्योरिटी, बुलेट प्रूफ गाड़ियां आगे पीछे ये वो एंड ऑल दैट। नहीं, एक उनके एसओपीज हैं, उनके एसओपीज को फॉलो करना है सर, इसलिए उन्होंने कहा कि जो एसओपीज फॉलो होते हैं इसी तरह सर एसओपीज में ऐड कर लें। सर प्लीज एसओपीज में ऐड कर लें, विद ड्यू अपॉलॉजी प्लीज ऐड कर लीजिए। यहाँ पे शाह महमूद कुरैशी साहब को लाहौर में पेश किया जाता था कुछ केसेस में, आई एम विटनेस टू दैट। पुलिस की गाड़ी में सर बिठा के पेश किया जाता था, ही वाज एक्स फॉरेन मिनिस्टर। नहीं तो आज एजाज चौधरी साहब को किस गाड़ी में पेश किया? आपको याद होगा कि जो बख्तरबंद गाड़ी में शहबाज शरीफ साहब को पेश किया जाता था, उसकी भी बात कर लें सर। व्हाई नॉट सर, व्हाई नॉट? आज एजाज चौधरी साहब एटीसी आए हैं, कौन सी गाड़ी में पेश किया गया लाहौर? उसी गाड़ी में ले आए, इस्लामाबाद भी ले आए। वैसे आज कौन सी गाड़ी में एजाज चौधरी साहब को पेश किया गया एटीसी में लाहौर में? मेरी नजर से तो नहीं गुजरा कि किस गाड़ी में पेश किया, मैंने नहीं देखा। ये पीछे से अहमद साहब मुझे बता रहे हैं आईबीबी के डबल कैबिन डाला था कोई। मैं ये समझता हूँ कि जो उनके सिक्योरिटी के एसओपीज हैं उनको फॉलो करते हुए उनको आज पेश हो जाना चाहिए था। इफ़ नॉट देन सेशन अभी स्टिल चल रहा है, वो पेश हो जाएंगे। मैंने कल भी ये कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, और अगेन मैं आपके प्रोग्राम में भी यही कहूँगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। एक हाउस की तौकीर है, हाउस का एक इस्तेकाक है और उनका भी इस्तेकाक है बहसीयत सिटिंग सेनेटर कि वो उनको यहाँ पे पेश किया। जनाब फैसल वाउडा साहब ने इस पे कल कमेंट किया, उन्होंने कहा जी एस्टैब्लिशमेंट हैड नथिंग टू डू विद इट, ये पंजाब हुकूमत का मामला था, पंजाब हुकूमत जाने और पीटीआई जाने, एजाज चौधरी साहब के प्रोडक्शन ऑर्डर के बावजूद उनको पेश नहीं किया गया। नोबडी हैड नथिंग टू डू विद दैट। मैं उनके साथ उसी शो में ही बैठा हुआ था जहाँ पे ये उन्होंने बात की थी, लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि पंजाब हुकूमत के ऊपर जो एलिगेशन लगा रहे हैं ये सरासर गलत एलिगेशन है। पंजाब हुकूमत ऑल्सो हैड नथिंग टू डू विद दिस, इट्स जस्ट दैट सुपरिटेंडेंट जेल ने कहा कि हमारे एसओपीज़ हैं उनको फॉलो होना है, वो उसके लिए जो है सूबे की हुकूमत जो है हमें मदद फराम करे, और वो आई एम श्योर कि मदद फराम हो भी जाएगी, और वो उनकी प्रेजेंस जो नेक्स्ट आपकी जो सेशन का दिन होगा उसमें वो पेश भी इंशाल्लाह हो जाएंगे। सुपरिटेंडेंट साहब, आपके लिए ये क्लिप बैरिस्टर अकील साहब का, इन डेज टू कम गवर्नमेंट भी शायद बदल जाएगी और सारा मलबा गवर्नमेंट से भी और एस्टैब्लिशमेंट से भी उड़ा के आप पे डाल दिया गया। फैसल वाडा साहब ने भी और बैरिस्टर अकील साहब ने भी आप पे डाल दिए। तो सुपरिटेंडेंट साहब देखिए जे कल तुझे किधर ना काबू आए हुए सारे मामले दे। नाज़रीन एक छोटा सा ब्रेक ले रहा है मुझे। बैरिस्टर अकील साहब आपका शुक्रिया, सब आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। एक छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद जहां पर हम डोमेस्टिक या लोकल हमारी पॉलिटिक्स की बात करते हैं वहीं पर इंटरनेशनली भी थोड़ी सी आज बात करेंगे अगले सेगमेंट के अंदर कि हिंदुस्तान एक बार फिर से अर्जा सराई, एक बार फिर से पाकिस्तान जो विक्टिम है टेररिज्म का, जिसने इतनी शहादतें इतनी कुर्बानियां दी हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का लॉस किया है, स्टिल हमारे जवान शहीद हो रहे हैं बॉर्डर्स पे डेली, कितने कितने खारिजी हैं जो हलाक हो रहे हैं, बट इवन देन इल्ज़ाम तराशियां पाकिस्तान के ऊपर। एक छोटा सा ब्रेक के बाद उस पर बात करेंगे, मेरे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन, एक तरफ इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट करता है कि भारत पाकिस्तान और दूसरे ममालिक के बॉर्डर्स में घुसकर दहशतगर्दी करता है, तो एट द सेम टाइम इंडियन आर्मी चीफ तमाम तर इल्जामात दहशतगर्दी के पाकिस्तान पर लगा रहे थे।
पाकिस्तान वो मुल्क जो लाखों जाने कुर्बान कर चुका है पूरी दुनिया की जंगें लड़ते हुए दहशत गर्दी की, उसके बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान आज तक कर चुका है, और इवेंचुअली इल्ज़ाम भी हिंदुस्तान पाकिस्तान पर लगाता है। एट दिस मोमेंट जब SCO रिसेंटली हुई पाकिस्तान के अंदर, इंटरनेशनल डेलीगेट्स पाकिस्तान के अंदर आ रहे हैं, पाकिस्तान के मामलात, इंटरनेशनल हमारी जो पॉलिसीज़ हैं सारी उनको लेकर आगे चल रहे हैं, डिप्लोमेटिक रिलेशंस हमारे आगे चल रहे हैं। एट दिस मोमेंट इंडियन आर्मी चीफ की तरफ से इस तरह की स्टेटमेंट आने का मतलब क्या है, इसको थोड़ा सा डीकोड करने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड जनाब हारिस नवाज साहब है। ब्रिगेडियर साहब अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर कैसे मिजाज हैं, खैरियत से हैं आप? गॉड इज काइंड सर एक तरफ तो इंटरनेशनल मीडिया, सारा चले पाकिस्तान खुद से बात करे वो एक डिफरेंट सिनेरियो है, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया बताता है कि जनाब पाकिस्तान के बॉर्डर्स में घुसकर हिंदुस्तान ने दहशतगर्दी की है, कई अटेम्प्ट्स ली हैं, और इल्ज़ाम भी उल्टा हम पर लगा रहा है। दिस मोमेंट इस तरह के इल्ज़ामात के सर हाउ डू यू डिकोड देम? देखें, एक तो सबसे बड़ी अफसोसनाक बात है कि आर्मी चीफ एक इतनी बड़ी आर्मी की हैं और जिस सीनियर रैंक में होकर वो अगर द्रोहगोई करते हैं, झूठ बोलते हैं, प्रोपेगेंडा करते हैं, मनफी प्रोपेगेंडा करते हैं, अपने अवाम के टेंशन डिवर्ट करने की बात करते, तो ये बहुत अफसोस की बात है। लेकिन दुनिया में आपको मालूम है कि इंडिया इज नाउ अ ग्लोबल टेररिस्ट कंट्री। वो फाइनेंशियल टेररिज्म भी कर रहे हैं। कनाडा में आपने देखा कि किस तरीके से कनाडा में इन्होंने सिख लीडर को मारा इंडियन रॉ ने, उसके बाद वो पकड़े भी गए, फिर कनाडा के और इंडिया के ताल्लुकात ख़राब हो गए। अमेरिका में उन्होंने कोशिश की सिख लीडर को मारने की, वो पकड़े गए, उसकी इंक्वायरी हो रही है। अजीत डोभाल इंडिया नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ पता है कि वो अरेस्ट हो जाएंगे, ये कंडीशन है। उसके बाद पाकिस्तान के 20 पाकिस्तानियों को इन्होंने खुद एक्सेप्ट किया कि हमने मारे जो कश्मीर कॉज को सपोर्ट करते थे। कुलभूषण यादव, नॉन टेररिस्ट सर्विंग नेवल कमांडर, वाज अरेस्टेड, उसको डेथ पेनल्टी ICJ ने कंफर्म किया, वो पाकिस्तान की कैद में है। इससे ज़्यादा बड़े सबूत होंगे। पाकिस्तान में ये टोटल टेररिज्म करते हैं, पाकिस्तान को दिल से एक्सेप्ट नहीं करते हैं। कश्मीर में जो जुल्म स्टेट टेररिज्म करते हैं, वहाँ के कश्मीरियों की एक इंडिजिनस जो फ्रीडम स्ट्रगल है उसके अंदर जिस तरीके जुल्म बर्बाद कर रहे हैं, नाते औरतों बच्चों बूढ़ों को शहीद करते हैं। फौज टोटली अनट्रेन्ड और अनप्रोफेशनल है। इनके ट्रूप्स का अपने कमांडर्स के ऊपर कोई ट्रस्ट नहीं है। सबसे ज़्यादा दुनिया में जो खुदकुशी है वो इंडियन सोल्जर्स करते हैं। इन चीज़ों को देखते हुए आप मुझे बताइए कि सवाए दुनिया के टेंशन डाइवर्ट करने के कि इंडिया में जो कश्मीर में जो कर रहा है, मुसलमानों के साथ लिंचिंग कर रहे हैं, अब माइनॉरिटीज़ के साथ मणिपुर में क्या किया, बाकी नॉर्थ ईस्टर्न साथ जो एंसलेट मूवमेंट्स हैं उनको आप देख लें। हर जगह इंडिया ने अपने आप को एक्सपोज किया। अगर अभी दुनिया के अखबार वाशिंगटन पोस्ट देख लें, डेली टेलीग्राफ देख लें, इंग्लैंड के टेलीग्राफ, हर एक ने एक्सपोज किया कि व्हाट इंडिया इज डूइंग। इसके साथ साथ जो हमारे मुल्क जो अफगानिस्तान में बैठ के रॉ और इंटरिम गवर्नमेंट की सपोर्ट से ये जो टेररिज्म कर रहे हैं पाकिस्तान में, BLA, BLF, मजीद ब्रिगेड, BNA, ख्वारिज, TTP, उसके बाद खुरासान ग्रुप, सबको ये वहाँ पर फंडिंग कर सर मैं उसी तरफ आ रहा था कि एक तरफ तो पाकिस्तान विक्टिम है, एक दफ़ा फिर से अनफॉर्चुनेटली वेव है टेररिज्म की पाकिस्तान के अंदर। हमारा KP के बलूचिस्तान के बॉर्डर्स पे आए दिन कोई ना कोई ख्वारिज जो हैं वो हलाक हो रहे हैं, मारे जा रहे हैं। और इस टाइम के ऊपर इंडियन आर्मी के चीफ की जानिब से स्टेटमेंट आना बाजार लग ये रहा है कि चीज़ों को डाइवर्ट किया जा रहा है, टेंशन को डाइवर्ट किया जा रहा है। देखें, आप मुझे बताइए, इंडिया जो चाइना ने इंडिया में लद्दाख में इनको कितना मारा, इनके कर्नल को और ट्रूप्स को डंडों से, नॉट फॉर राइफल से, डंडों से मार मार के दरिया में फेंक दिया। ऐसे ही अभी आपके सामने चाइना ने 3 काउंट्रीज जो हैं वो अपने नाम कर लिए हैं, उन्होंने अपना क्लेम कर लिया, सारा कब्जा कर लिया क्योंकि उनका क्लेम था। ये उससे जो उनकी खिफत हो रही है, शर्मिंदगी हो रही है, क्योंकि इनकी हिम्मत नहीं है चाइना से मुकाबला करें। ये ऐसे मौके पे अटेंशन डाइवर्ट करने की ये बातें करते हैं क्योंकि इनकी जागरसाई हो रही है। पूरी दुनिया में ग्लोबल टेररिज्म मशहूर हो गया है। चाइना में अपनी ज़मीन उन्होंने ले ली, चाइना ले ली, इनकी वो कब्जा कर ली, कुछ नहीं कर सके। ये चीज़ों को डाइवर्ट करने के लिए ऐसी हरकतें करता है। लेकिन आई थिंक इस वक्त हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि इसको और एक्सपोज करें, एक पूरा डोजियर बनाए, यूनाइटेड नेशन, अमेरिका, यूरोपियन यूनियन को दें ताकि पता चले दुनिया में कि इंडिया इस वक्त क्या रोल कर रहा है। वेट साहब, एट दिस मोमेंट अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन भी आपको पता है चेंज हो रही है 20 जनवरी के बाद हम नए प्रेसिडेंट को देखेंगे अमेरिका में भी। क्या ये सारी एडमिनिस्ट्रेशन चेंज को लेकर भी ये प्रोपेगेंडा थोड़ा सा किया जा रहा है कि पाकिस्तान को जरा नेगेटिव पोर्ट्रे किया जा सके न्यू एडमिनिस्ट्रेशन के सामने अमेरिकन के, उस तरफ भी कोई इनका इशारा हो सकता है?
بالکل یہ کنٹینیوس ان کی اسٹرگل ہوتی ہے. آپ نے EU ڈیسیژن فار لیب میں دیکھ لیں کہ کتنی ویب سائٹس ہیں, کتنا یہ منفی پروپیگنڈا کرتے ہیں اور اس پہ بڑا پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں. ظاہر ہے کہ اب انڈین گئی امریکن ایڈمنسٹریشن آ رہی ہے, نہیں آ رہی, اس سے پہلے یہ اس طرح کا زہریلا مواد بات کرنی, زہر اگلنا شروع کر دیا ہے تاکہ ان کے ٹینشن ڈیورٹ ہو. لیکن دیکھیں امریکن پالیسی بڑی فکس ہے, وہ لانگ ٹرم پلاننگ کرتے ہیں, دنوں پاکستان کو کیسے ریلیشن رکھنا ہے, انڈیا کے کیسے رکھنے ہیں. پرابلم یہ ہے کہ امریکنز کو اور یورپین یونین کو, نیٹو کو ان کی ضرورت ہے. یہ وہ ان کو ایز اے پراکسی یوز کرتے ہیں چائنا کے خلاف, پاکستان کو سی پیک نہ بنانے دینا, ساؤتھ چائنا سی میں ان کی ضرورت ہے, پھر اس کے بہت بڑا تجارتی ملک ہے. یہ انٹرسٹ ہے جس کے امریکہ دوسری طرف دیکھتے ہیں. ادروائز دنیا کو پتہ ہے, ہر ایک کو پتہ ہے کہ انڈیا کتنا بڑا گلوبل ٹیررسٹ ملک بن چکا ہے اس وقت. بریٹ صاحب, پاکستان کے اندر کرکٹ کی بحالی بھی, اس کے اندر بھی انڈیا کو بہت ساری ریزرویشنز تھیں, اور کرکٹ ڈپلومیسی کی بھی ہم ماضی میں بات کرتے رہے. کرکٹ کا بھی ایک بڑا ایونٹ ہونے جا رہا ہے فیبروری میں, وہ فیکٹر بھی ہو سکتا ہے, کرکٹ فیکٹر بھی, کہ وہاں پر بہت سارے انٹرنیشنل پلیئرز پاکستان آئیں گے. آپ یہ دیکھیں کہ یہ کتنے نیرو مائنڈڈ ہیں, کتنے حد گر سکتے ہیں. جو سپورٹس کو بھی انہوں نے اس میں لیا, بلائنڈ ٹیم کو ویزا نہیں دیتے. اس کے بعد آپ کے سامنے ابھی جو یہ زائرین جاتے ہیں ان کو ویزا نہیں دیتے ہیں. اس کے بعد کرکٹ ٹیم 2013 سے نہیں جا رہے ہیں. یہ آپ اندازہ لگائیں کہ دنیا میں کھیلوں کو فروغ دیا جاتا ہے, دنیا کو سیاست سے کھیل کو لگ رہا ہے, یہ اس میں بھی شامل ہوتے ہیں. ہر جگہ اپنا انفلوئنس استعمال کرتے ہیں تاکہ کہیں نہ کہیں پاکستان نقصان ہو, بلکہ یہ خود بدنام ہوتے ہیں. ابھی آپ کے سامنے ان کے ٹیم کیپٹن نے آنے جو رونمائی ہوتی ہے اس کی ٹرافی کی, اس کو دیتے ہیں ویزا, روہت شرما کو نہیں دیتے ہیں. یہ ان کا لیول ہے, یہ پیٹی لوگ ہیں, ان کی ذہنیت چھوٹی ہے, یہ پاکستان کو ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں. بنگلہ دیش نے ان کو کک آؤٹ کر دیا وہاں سے, وہ بھی آپ دیکھ لیں. یہ سب ان کی رانگ پالیسیز اور انفلوئنس اپنے ریجن کو اسٹرانگ کرنے کی بات سے کرتے ہیں. بریٹ صاحب, ہمارا سب سے بڑا مین ڈسپیوٹ تو ہندوستان کے ساتھ کشمیر ہے, اور کشمیر ایشو پرانا لنگر آن ہوتا چلا آ رہا ہے. کوئی اس کا ویزیبل سلوشن آپ کو, مجھے کسی کو بھی نظر نہیں آتا. سر, جب تک کشمیر ایشو رہے گا ہمارے معاملات ایسے ہی رہیں گے, اور کیا پاسبلٹی ہے کہ ریزولوشن اس ایشو کے اوپر کوئی ریزالو کیا ہوتا دکھائی دے رہا ہے آپ کو نیئر فیوچر میں؟ دیکھیں 1948 کا نہرو خود جواہر نہرو بھاگتا ہوا گیا تھا خدا کے لیے پاکستان فوج کو, بتاؤ کشمیر جا رہا ہے. کہا جی ہم پلیبسائٹ بھی ایکسیپٹ کریں گے, ہم ہر قسم کی بات کرنے کے لیے تیار ہیں, جس پہ یہ بات جو ریزولوشن ہے کشمیر کے اوپر یونائٹڈ نیشن کا جو ملٹری آبزرور گروپ ہے وہ تعینات ہے. اس کا مطلب یونائٹڈ نیشن کا ڈسپیوٹڈ ایریا بھی ہے, یہ بھی کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. اس کے بعد پاکستان اور ان کے یہی ابھی آپ کے سامنے 2019 میں 5 اگست کو انہوں نے کس طریقے سے یونیلیٹری 370 اور 335A کو ریووک کر دیا, قبضہ کر لیا, جو کہ خود یونائٹڈ نیشن کا چارٹر کے اوپر ہے. پھر بائیلیٹرل ایشو انڈیا کہتا تھا وہ بھی ہے. ہاؤ کین یو گو اینڈ کیپچر یونیلیٹری انڈین آکوپائڈ حل کشمیر کو. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ مذاکرات کریں, بات کا حل نکالیں, اور مذاکرات پاکستان آپ سے اس وقت کرے گا جب آپ کشمیر پر غاصبانہ قبضہ ختم کریں گے. اگر ابھی ہم مذاکرات کرتے ہیں اس کا مطلب کہ ہم نے کشمیر پہ جو انہوں نے قبضہ کیا وہ ہم ایکسیپٹ کر لیتے ہیں, اس لیے ہماری کمپلشن ہے, ہم اس کو نہیں کر سکتے. انڈیا نے کرنے آئیں کہیں کہ ہاں کشمیر ڈسپیوٹڈ ایریا ہے, وی ول ٹاک ٹو یو. اف یو کشمیر ہمارا ٹوٹنگ ہے یا ہم نے جموں کشمیر قبضہ کر لیا, پاکستان میں نیور گو سٹ ود. سر, گورنمنٹ کی جانب سے جو سٹیٹمنٹ فورن آفس کو لے کر آئی ہے, ڈو یو تھنک یہ اتنا ہی منہ توڑ جواب ہے جتنا ہندوستان ایٹ دس مومنٹ ڈیزرو کرتا تھا؟ آئی تھنک خاص طور پہ آئی وڈ سے کہ ہمارے جو یہ ابھی ISPR نے جو اسٹیٹمنٹ آج دی ہے, انڈین آرمی چیف نے جو اسٹیٹمنٹ دی ہے, من گھڑت بات کی ہے, جھوٹ گول ہے, انفاؤنڈیڈ بیسڈ ایلیگیشن لگائے ہیں. پاکستان کے ISPR نے اس کو امیڈیٹلی ریجیکٹ کیا. آپ وہاں پر اسٹیٹ ٹیررزم کر رہے ہیں. آپ نے منی پور میں کیا کیا, کشمیر میں نہتے عورتوں بچوں بوڑھوں کو شہید کرتے ہیں. انٹرینڈ اور پروفیشنل فوج ہے وہاں پر, 10 لاکھ فوج ہے 90 لاکھ لوگوں کے لیے. اس کا مطلب ایک سپاہی 10 لوگوں کے پر اندازہ لگائیں. یہ کہتے ہیں کہ وہاں پر پاکستان درد ندی کرتا ہے, اور لوگ آپ کو مارتے ہیں, آپ کو پسند نہیں کرتے ہیں. ہم نے ان کا کاروبار ختم کر دیا, ان کے زمینیں تباہ کر دی, ان کے باغات ختم کر دی. ینگ یوتھ کو آپ نے باہر جیل میں بند کیا ہوا ہے. لوگوں کے کاروبار آپ سے وہ نفرت نہیں کریں گے تو اور کیا کریں گے؟ کب تک قصبہ رہے گا؟ دیٹ از ٹو بی سین. بٹ وہاں کی جو انڈیجنس اسٹرگل ہے وہ ان کو بہت تکلیف پہنچا رہی ہے, اس لیے پاکستان پہ یہ الزام. بریٹ صاحب, تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم, تھینک یو ویری مچ. ناظرین, تھوڑا سا اوپر ذرا نظر ڈالیں تو آج تک 1989 سے اب تک تقریباً 94,000 کے قریب بے قصور اور بے گناہ جو ہمارے کشمیری بھائی ہیں وہ ہندوستان شہید کر چکا ہوا ہے.
صرف میرے سامنے یہ چند خبریں پڑی ہوئی ہیں. دا گارڈین کا یہ میرے پاس سامنے خبر پڑی ہے. 2020 سے اب تک پاکستانی سرزمین پر 20 افراد کے قتل کے اندر ہندوستان ملوث ہے. آگے بڑھے تو واشنگٹن پوسٹ نے بھی ریسنٹلی لکھا تھا کہ اپریل میں 2 نقاب پوشوں نے لاہور میں عامر سرفراز تانبا کو گولیوں کا نشانہ بنایا اور اس میں کچھ افغان جو اسلحہ تھا وہ استعمال ہوا. واشنگٹن پوسٹ نے لکھا تھا کہ بھارت نے امریکہ، کینیڈا اور مغربی ممالک میں بھی ماورائے عدالت قتل کروائے. کینیڈا اور امریکہ میں بھارتی رواں نے سکھ رہنماؤں کو قتل کروایا. بچر آف گجرات کا ٹائٹل پاکستان نے مودی کو نہیں دیا تھا. بچر آف گجرات کا ٹائٹل دنیا نے دیا. پوری دنیا نے جب ان کے معاملات دیکھے، ان کے مظالم دیکھے تو انہوں نے ٹائٹل دیا تھا. چائنا بارڈرز کے اوپر پش بیک کر رہا ہے ہندوستان کو. چائنیز آرمی جو ہے وہ برطانوی آرمی کو مار رہی ہے، پاکستانی آرمی نہیں مار رہی. سب سے زیادہ ریشو ہندوستان کی آرمی میں ہے سوئسائڈ کی، خودکشیوں کی. پاکستانی آرمی میں اللہ رحم کرے نہیں ہے. سو یہ سارے معاملات کو دیکھیے تو جو تمام تر ایکٹیویٹیز خود ہندوستان پرفارم کرتا ہے ان کا الزام پاکستان پر لگا دیتا ہے. ابھی آپ پچھلے ایک ہفتے کی خبریں اٹھا کر دیکھ لیجئے پاکستانی بارڈرز کی، تو کبھی 5 خارجی مارے جا رہے ہیں، کبھی 10 خارجی ہمارے بارڈرز پہ مارے جا رہے ہیں، اور ایک نیا انرسٹ کریٹ کرنے کی، نئی کیوس کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے بارڈرز کے اوپر. جو وکٹم ہے پاکستان، اسی کو بلیم کرنا مجھے نہیں سمجھ آتی ہے کس قسم کی خارجہ پالیسی ہے اور ہندوستان اس سے کیا اچیو کرنا چاہتا ہے. ریزن کہ پروپیگنڈا کی ایک ایج ہوتی ہے. ایٹ سم پوائنٹ ہندوستان نے پروپیگنڈا کیا پاکستان کو لے کر، ٹیررزم ہو رہا ہے وہاں پہ، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، بٹ ایونچولی اب ہندوستان کے اپنے کینیڈا کے ساتھ کیسے تعلقات ہیں، امریکہ کے کیسے تعلقات ہیں، مجھے آپ کو ڈیٹیل میں بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اور کیسے چائنیز آرمی سے روز ڈنڈوں سے مار کھا رہی ہے ہندوستانی آرمی، مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.